Hello, friends. Welcome to Daily Pointers, in which we will discuss important headlines of the day from various sources for 30th of June. So, the first topic is related to agriculture, that is, a unique package for farmers announced. This topic was taken from Press Information Bureau and it is relevant for Journal Studies Paper 3 Economy. Now, recently, Union Cabinet took various decisions, and one of them was to approve the PM Pranam scheme to incentivize states to promote alternative fertilizers and reduce reliance on केमिकल फर्टिलाइजर्स। पीएम प्रणाम का फुल नेम है पीएम प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस जनरेशन, नरिशमेंट एंड एमिलियोरेशन ऑफ मदर अर्थ। ये प्रोग्राम पहली बार इस साल के यूनियन बजट में अनाउंस करा गया था। साथ ही में यूनियन कैबिनेट ने कुछ और भी डिसीजंस लिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। First is by 2025-26, 8 nano urea plants with production capacity of 195 lakh metric tons of conventional urea will be commissioned. Another decision is that a package of rupees 3 lakh crore has been committed for urea subsidy for the next 3 years. Then, a market development assistance scheme has been approved to support marketing of organic fertilizers produced under the Gobhardhan initiative. Also, sulfur coated urea, जिसे हम यूरिया गोल्ड भी कहते हैं, इट इज बीइंग इंट्रोड्यूस्ड इन द कंट्री फॉर द फर्स्ट टाइम। ये नीम कोटेड यूरिया से मोर इकोनॉमिकल है एंड एफिशिएंट है। नेक्स्ट टॉपिक इज चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम एंड टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड दैट ट्रांजैक्शंस थ्रू इंटरनेशनल क्रेडिट कार्ड्स व्हाइल बीइंग ओवरसीज वुड नॉट बी काउंटेड एज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम and hence would not be subjected to tax collected at source. ये भी डिसाइड करा गया है for the first rupees 7 lakh remittance under this liberalized remittance scheme, there shall be no tax collected at source. Beyond this rupees 7 lakh threshold, TCS tax collected at source shall be 0.5% if remittance for education is financed by education loan, 5% in case of remittance for education or medical treatment, and 20% for others. Next topic है हमारा India no longer figures in the UN Security Council Children and Armed Conflict Report. ये टॉपिक आपका प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में है, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। तो जैसे मैंने बताया कि इंडिया इज नो लॉन्गर लिस्टेड इन द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सिक्योरिटी काउंसिल चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट ऑफ द सेक्रेटरी जनरल। तो यूएन सेक्रेटरी जनरल एक रिपोर्ट पब्लिश करता है, चिल्ड्रन एंड आर्म कन्फ्लिक्ट रिपोर्ट। इंडिया इस रिपोर्ट में 2010 से लिस्ट करा जा रहा है अलॉन्ग विद कंट्रीज लाइक बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चैड बेसिन, नाइजीरिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस फॉर एलिज्ड रिक्रूटमेंट एंड यूज ऑफ बॉयज बाय आर्म्ड ग्रुप्स इन जम्मू एंड कश्मीर। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूनाइटेड नेशंस को बताया एंड प्रूव करवाया कि अब ऐसा कुछ नहीं चल रहा, जम्मू एंड कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन काफी इंप्रूव्ड है। Also, all statutory service delivery structures like the Child Welfare Committee and Juvenile Justice Boards under the Juvenile Justice Act of 2015 have been established. अब एक मूवी के बारे में बात करते हैं और इस मूवी का नाम है 72 हूरें। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था जर्नल स्टडीज पेपर 2 गवर्नेंस के लिए है। कि न्यूज ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, जिसे हम CBFC भी कहते हैं, it recently clarified that the film 72 हूरें was granted A certification in 2019. ये मूवी आपकी जुलाई 7 को रिलीज होने वाली है और इसके सर्टिफिकेशन को लेके कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है। उसमें हम नहीं जाएंगे, हम CBFC के बारे में बात कर लेते हैं। सो CBFC क्या है? इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यानी कि लीगल बॉडी है, एंड इट इज अ फिल्म सर्टिफिकेशन बॉडी अंडर द गवर्नेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसे 1951 में एस्टैब्लिश करा गया था एंड इट इज टास्क्ड with regulating the public exhibition of films under the provisions of the Cinematograph Act of 1952. सबसे ज्यादा CBFC अपनी सर्टिफिकेट्स के लिए फेमस है। तो ये 4 टाइप के सर्टिफिकेट्स इशू करता है विद रिस्पेक्ट टू फिल्म: यू सर्टिफिकेट, यूए सर्टिफिकेट, ए सर्टिफिकेट एंड एस सर्टिफिकेट। सो यू सर्टिफिकेट स्टैंड्स फॉर अनरिस्ट्रिक्टेड पब्लिक एग्जिबिशन with family friendly movies. UA certificate stands for unrestricted public exhibition with parental guidance for children under 12. A stands for restricted to adult audiences only, but any kind of nudity is not allowed. And S stands for specialized audience. That is, it is restricted to specialized audiences such as doctors or scientists. तो ये 4 सर्टिफिकेशन है, यूपीएससी प्रीलिम्स में इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है। नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है हमारा इंडिया तंजानिया डिफेंस रिलेशंस, और ओवरऑल देखें तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस के बारे में।
ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 2 इंटरनेशनल एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 सिक्योरिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली इंडिया एंड तंजानिया हैव कंक्लूडेड द सेकंड एडिशन ऑफ द जॉइंट डिफेंस कोऑपरेशन कमेटी मीटिंग इन अरुषा व्हिच इज अ तंजानियन सिटी। इसके अंदर 5 साल का रोड मैप डिसाइड करा गया है फॉर डिफेंस कोऑपरेशन, जिसमें मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग, कोलैबोरेशन इन डिफेंस इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उस पर फोकस करा जाएगा। तो इस बैकग्राउंड में हम देख लेते हैं कि तंजानिया है कहाँ। ये अफ्रीका में लोकेटेड है एंड इसकी सराउंडिंग आपके कंट्रीज हैं केन्या, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी, जाम्बिया, मलावी एंड मोजाम्बिक। एंड इसकी कोस्टलाइन इंडियन ओशन को टच करती है। साथ में कुछ लेक्स जिनके साथ ये बॉर्डर शेयर करती है वो है लेक विक्टोरिया एंड लेक तंगनीका। इसकी जो कैपिटल है वो है दर एस सलाम। फ्रेंड्स, साथ में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस बहुत ज्यादा न्यूज में है पिछले साल से। इनफैक्ट इस टॉपिक को हमने डिटेल में मैगजीन में भी कवर करा था नवंबर 2022 के एडिशन पे, पेज 35। तो इंडिया अफ्रीका डिफेंस रिलेशंस की वेरियस डायमेंशंस एंड वेरियस एनालिसिस हमने इस आर्टिकल में कवर कर रहे हैं, तो आप उसे रेफर कर लीजिएगा नेक्स्ट आईएस की वेबसाइट से डाउनलोड करके। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अर्थ की रोटेशन के बारे में और अर्थ की एक्सिस के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 ज्योग्राफी एंड एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। रिसेंटली एक स्टडी पब्लिश करी गई है, उसका नाम है ड्रिफ्ट ऑफ अर्थ्स पोल कंफर्म्स ग्राउंड वाटर डिप्लीशन एज अ सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूटर टू ग्लोबल सी लेवल राइज फ्रॉम 1993 टू 2010। ये आपकी स्टडी रिसेंटली एक जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में पब्लिश करा गया था एंड इस स्टडी के अकॉर्डिंग सी लेवल राइज तो हुआ ही है ग्राउंड वाटर डिप्लीशन की वजह से, पर साथ में जो अर्थ की एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसमें भी शिफ्ट आया है। According to the study, between 1993 and 2010, humans pumped out around 2,150 gigatons of groundwater, and due to this, the planet's axis drifted at the rate of 4.36 centimeter per year towards the east. Although ये shift इतना significant नहीं है कि हमारी डे टू डे लाइफ में इसमें फर्क आ जाए, पर यह शो करा गया है कि ग्राउंड वाटर डिप्लीशन से अर्थ की एक्सिस भी थोड़ी सी टिल्ट हो गई है। साथ ही में इस आर्टिकल में एक बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है, वो है पोलर मोशन का। हो सकता है कि ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन पे क्वेश्चन आए, पोलर मोशन पे क्वेश्चन आ जाए, तो उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आप सबको पता ही होगा, आपने एनसीईआरटीज में पढ़ा होगा कि अर्थ स्पिन्स अराउंड एन इमेजिनरी एक्सिस विच पासेस थ्रू नॉर्थ पोल, देन इट्स सेंटर एंड देन थ्रू साउथ पोल. And these poles and the axis keep shifting naturally as the mass distribution in and around the planet changes. And this phenomena is known as polar motion. इसके reasons है polar motion के कि rocks slowly circulating inside earth mantle, ocean currents and even hurricanes. तो इनकी वजह से भी अर्थ की एक्सिस थोड़ी बहुत टिल्ट होती रहती है, पर ये पहली स्टडी है जिसने ये शो करा है कि ह्यूमंस एक्शन की वजह से अर्थ की एक्सिस शिफ्ट कर रही है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा गवर्नर की पावर के रिलेटेड। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली तमिलनाडु के जो गवर्नर है RN रवि, ही डिसमिस्ड द अरेस्टेड मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी। तो इस पे कंट्रोवर्सी हुई है वेदर गवर्नर इज एक्सीडिंग हिज रोल और नॉट। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है वो एक बार देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 1, the chief minister of state shall be appointed by the governor and other ministers shall be appointed by the governor on the aid and advice of chief ministers. Also, the ministers in the state government shall hold the office during the pleasure of the governor. तो ये तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है, पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई करा गया है कि गवर्नर चीफ मिनिस्टर के एड एंड एडवाइस पे ही काम करेगा। इनफैक्ट इन द केस शमशेर सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब इन 1974, Supreme Court ruled that a governor must exercise formal constitutional powers only upon and in accordance with the aid and advice of their ministers, except in few exceptional situations. And these exceptions relate to dismissal of a government that has lost its majority, the decision to invite a party to form the government, क्योंकि इन दोनों केसेस में द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज अनअवेलेबल। पर प्रेजेंटली गवर्नमेंट पावर में है, तो एड एंड एडवाइस गवर्नर उनसे ले सकता था, तो इसलिए कंट्रोवर्सी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है इंपोर्ट ड्यूटी ऑन यूएस एप्पल, टू बी स्पेसिफिक वॉशिंगटन एप्पल। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था, जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रिलेवेंट है। नाउ रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया removed a 20% retaliatory duty on Apple imported from the US as a part of the deal where the USA restored market access for Indian steel and aluminium products. तो US ने कहा ठीक है, हम मार्केट एक्सेस फॉर इंडियन स्टील एंड एल्यूमिनियम प्रोडक्ट्स रिस्टोर कर देते हैं, पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी 20% रिटेलिएटरी ड्यूटी ऑन एप्पल इंपोर्ट्स को रिमूव करना पड़ेगा। बट ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा
कि यूएस एप्पल्स विल कंटिन्यू टू अट्रैक्ट अ 50% इंपोर्ट ड्यूटी, जो बाकी सारी कंट्रीज पे भी लगती है। तो ये जो 20% थी, ये ओवर एंड अबव ये 50% इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करी गई थी। अब एप्पल के बारे में बात करें, सो इसका साइंटिफिक नेम है मालुस पुमिला एंड इट इज द फोर्थ मोस्ट वाइडली प्रोड्यूस फ्रूट इन द वर्ल्ड आफ्टर बनाना, ऑरेंज एंड ग्रेप। चाइना इस फ्रूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और इंडिया में मेनली जम्मू एंड कश्मीर में प्रोड्यूस करा जाता है, फॉलोड बाय हिमाचल प्रदेश, hills of Uttaranchal, also in northeastern states like Arunachal Pradesh, Nagaland, Sikkim and even in Punjab। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एस्पर्टेम के बारे में। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 2 हेल्थ के लिए रेलेवेंट है। ये टॉपिक इसलिए न्यूज में है क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर, दे हैव डिसाइडेड टू लिस्ट एस्पार्टेम एज पॉसिबली कार्सिनोजेनिक टू ह्यूमंस। एस्पार्टेम क्या है? इट इज वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट कॉमन आर्टिफिशियल स्वीटनेस which is used in soft drinks, sugar-free chewing gum, sugar-free ice creams, etc. Chemically अगर इसकी बात करें, so aspartame is a methyl ester of the dipeptide of two natural amino acids which are la-aspartic acid and la-phenylalanine। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पेन प्रिंटर प्राइज। ये टॉपिक आपका इंडियन एक्सप्रेस में आया था एंड अवार्ड्स के लिए रिलेवेंट है। नाउ ब्रिटेन के एक चिल्ड्रंस राइटर एंड परफॉर्मेंस पोएट जो है माइकल रोजेन, ही हैज बीन अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस पेन प्रिंटर प्राइज ऑफ 2023। ये जो अवार्ड है ये दिया जाता है राइटर्स फ्रॉम द यूके, आयरलैंड एंड द कॉमनवेल्थ कंट्रीज whose work is committed to a fearless exposition of truth about contemporary life। ये अवार्ड 2009 में स्टैब्लिश करा गया था एंड प्रीवियस प्रोमिनेंट विनर्स हैं जैसे सलमान रिश्ती इन 2014 एंड हनीफ कुरैशी इन 2010। लास्ट ईयर ये अवार्ड आपका मेलोरी ब्लैकमैन को मिला था। नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट रिलीज बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। तो इस रिपोर्ट की जो की फाइंडिंग्स है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। फर्स्टली, ग्रॉस एनपीए दैट इज ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स रेशियो ऑफ शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक has reduced to a 10-year low of 3.9% in March 2023 and net non-performing assets ratio has declined to 1%। तो ये बहुत अच्छी न्यूज है। ऑल्सो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, उनका जो कैपिटल बेस है वो इंप्रूव हुआ है with capital to risk weighted assets ratio has increased to a historical high of 17% in March 2023। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में। ये टॉपिक आपका ऑल इंडिया रेडियो में आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली साइंटिस्ट ऑफ नैनोग्राफ डिस्कवर्ड द रिपल इफेक्ट्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स अक्रॉस द यूनिवर्स। नैनोग्राफ क्या है? एस्ट्रोनॉमर्स की एक ऑर्गेनाइजेशन है, कंसोर्टियम है and it stands for North American Nanohertz Observatory of Gravitational Waves। तो ये बहुत significant development है। Gravitational waves के बारे में बात करें, so these are waves of the intensity of gravity generated by the accelerated masses of an orbital binary system that propagate as waves outward from their source at the speed of light। इसे 19th century में भी predict करा गया था, but famously 1916 में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने इन्हें प्रेडिक्ट करा था ऑन द बेसिस ऑफ हिज जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। बट फर्स्ट जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थी वो 2015 में हुई थी एंड इट वाज डिटेक्टेड बाय द LIGO डिटेक्टर्स। इसी वजह से 2017 का जो नोबेल प्राइज इन फिजिक्स है उन साइंटिस्ट को दिया गया था जिन्होंने ग्रेविटेशनल वेव्स को डायरेक्टली डिटेक्ट करा था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा देब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 1 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 एनवायरमेंट के लिए रेलेवेंट है। तो न्यूज ये है कि देब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है that has been made completely free of any human settlement, क्योंकि जो फॉरेस्ट dwellers वहां पे हैं उनको पीसफुली दूसरी जगह पे रिलोकेट कर दिया गया है। ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये लोकेटेड है in the बाड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा एंड इट इज सिचुएटेड नियर द सिटी सांबलपुर हीराकुड डैम। तो हीराकुड डैम के क्लोजली लोकेटेड है। देब्रीगर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से पहले नालबना बर्ड सेंचुरी जो चिल्का लेक में सिचुएटेड है उसे भी ह्यूमन सेटलमेंट से फ्री कर दिया गया था। इसका बेनिफिट यह है कि ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट आपका रिड्यूस हो जाएगा या एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंडियन रेलवेज के रिलेटेड सिग्नलिंग सिस्टम। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 4 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी एंड साइंस के लिए रेलेवेंट है। नाउ IIT खड़गपुर has decided to develop a tamper-proof signaling system based on the blockchain technology for the Indian Railways। इसमें enhanced feature होंगे and this would complement the existing data logger which is considered the black box of the rolling stock। तो ब्लॉकचेन आपका क्रिप्टो करेंसी में तो यूज करते ही है, बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स में भी
अब रेलवेज की सिग्नलिंग सिस्टम में भी यूज करा जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असम का डीलिमिटेशन ड्राफ्ट। ये कुछ दिन पहले भी मैंने हेडलाइंस ऑफ द डे में कवर करा था। ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया। जनरल स्टडीज पेपर 2 पॉलिटी के लिए रेलेवेंट है। नाउ रिसेंटली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया रिलीज्ड अ ड्राफ्ट प्रपोजल ऑन द डीलिमिटेशन ऑफ द असेंबली एंड लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज इन असम। अगर ड्राफ्ट एक्सेप्ट करा जाएगा तो 24 असेंबली सीट्स would be reshaped and renamed and the number of the reserved seats would be increased। बट असम में प्रोटेस्ट हो रहे हैं क्योंकि एथनिक ग्रुप इसको अपोज कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि जो नंबर ऑफ असेंबली सीट्स उनके लिए हैं जहां पे वो डोमिनेंट है वो रिड्यूस कर दी गई है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ओपन मार्केट सेल स्कीम फॉर व्हीट एंड राइस। ये टॉपिक आपका हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 10 पे आया था एंड जर्नल स्टडीज पेपर 3 इकोनॉमी के लिए रेलेवेंट है। ये टॉपिक मैंने हेडलाइंस ऑफ द डे डेली पॉइंटर्स में भी कवर करा था। साथ ही में डेली करंट अफेयर्स जो नेक्स्ट आइज डेली बेसिस पे पब्लिश करता है उसमें भी मैंने कवर करा था। तो इसमें जो की डायमेंशंस हैं जो आपको पढ़नी है वो है कि ओपन मार्केट सेल स्कीम है क्या, कैसे वर्क करती है ये, व्हाई हैज द गवर्नमेंट मेड चेंजेस टू दिस स्कीम एंड why has the FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया discontinued the sales of grains under the OMSS to states एंड स्टेट्स का क्या रिएक्शन है। एंड आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है रेडियो टेलीस्कोप के बारे में। ये हिंदू न्यूज़पेपर के पेज 12 पे आया था एंड जनरल स्टडीज पेपर 3 साइंस के लिए रेलेवेंट है। तो न्यूज ये आई है कि जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप विच इज बेस्ड इन पुणे was among the world's 6th large telescope that played a very important role in providing evidence confirming the presence of gravitational waves using pulsar observations। तो ये जो आपका टेलीस्कोप है जैसे मैंने आपको बताया ये आपका नारायण गांव में लोकेटेड है नियर पुणे इन महाराष्ट्र। ये टेलीस्कोप है क्या? It is an array of 30 fully steerable parabolic radio telescopes of 45 meter diameter and which can observe at meter wavelength। इसी वजह से इसे जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहा जाता है। इट इज ऑपरेटेड बाय नेशनल सेंटर फॉर रेडियो एस्ट्रोफिजिक्स एज पार्ट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च बेस्ड इन मुंबई। रिसेंटली इसे अपग्रेड करा गया था विद न्यू रिसीवर्स। इसी वजह से इसे अपग्रेडेड जाइंट मीटरवेव रेडियो टेलीस्कोप भी कहा जाता है। तो पहले GMRT कहा जाता था, अब इसे UGMRT कहा जाता है। रेडियो टेलीस्कोप है क्या? इट इज अ स्पेशलाइज्ड एंटीना एंड रेडियो रिसीवर विच इज यूज्ड टू डिटेक्ट रेडियो वेव्स फ्रॉम एस्ट्रोनॉमिकल रेडियो सोर्सेज इन द स्काई। सो फ्रेंड्स ये आज के हमारे इंपॉर्टेंट हेडलाइंस एंड डेली पॉइंटर्स थे। आई होप यू लाइक्ड इट। फॉर मोर अपडेट्स ऑन करंट अफेयर्स यू कैन फॉलो अस ऑन YouTube, Instagram एंड Telegram। थैंक यू।